A very good morning, students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shiv Jyoti Educational Group. Today, we will take the another part of chapter number 11, that is work and energy. So, student, come to the third part or last part of this chapter, that is work and energy. In this part, we will see that is energy is interconvertible, the laws of conservation of energy, and rate of doing work and commercial unit of energy. So एनर्जी क्या इनकन्वर्टिबल होती है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या ट्रांसफर होती है? हाँ होती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, मैंने इसको एक हाइट तक उठाया, ओके, और हाइट तक उठाने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया. रिलीज करूंगा तो ग्राउंड को हिट करेगा, और ग्राउंड को हिट करने के बाद एक साउंड प्रोड्यूस होगी. जस्ट सी, एक साउंड सुना आपने, ओके. ये साउंड भी तो एनर्जी की फॉर्म है. इट मींस माय पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द साउंड एनर्जी, ओके. इट मींस एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ये हमें समझ में आ गया. इसी तरीके से बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी अवेलेबल है, ओके. इसी तरीके से बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में भी हो सकती है, ओके, साउंड में भी हो सकती है, ओके. हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो इस तरीके से एनर्जी जो भी है इंटरकन्वर्टिबल है. बट हमारे इस चैप्टर में हमने मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ा है, ओके. और मैकेनिकल एनर्जी में कौन से दो टाइप के एनर्जी थे? काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या ये इंटरकन्वर्टिबल है, हमें ये चीज देखनी है. सो मूव करते हैं. द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट मींस कोई भी एनर्जी रहेगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी. ये इसका लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय करी जा सकती है. ये हमेशा कंजर्व रहेगी और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी, ओके. यानी किसी भी सिस्टम की बात करें तो किसी भी सिस्टम के पास एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, ओके. अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगी हमेशा. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके. इट मींस अगर सपोज करो हम मैकेनिकल एनर्जी की टर्म्स में समझते हैं इस चीज को, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. तो हम इसको किस टर्म्स में समझेंगे? मैकेनिकल एनर्जी की टर्म्स में. सो मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी आपने पढ़ी थी. वन इज योर पोटेंशियल एनर्जी and another one is your kinetic energy. और दोनों के सम को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी. It means you can say that mechanical energy is the sum of kinetic energy and the potential energy for an object. Okay, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर किसी हाइट पे रखा हुआ है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को डिनोट करेगा. एंड द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल, यू नो वेरी वेल. सो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज यू हैव एन ऑब्जेक्ट, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने किसी हाइट पे रखा, और हाइट पे रखने के बाद इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से रेस्ट पोजिशन पे रखा हुआ है. बताओ, अब ये मूव नहीं कर रहा. अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा और इसने एक हाइट अचीव की हुई है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक की या पोटेंशियल? सोचो इस चीज को. ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है बट इसने एक हाइट को अचीव किया हुआ है, तो इसके पास इस मोमेंट पे कौन सी एनर्जी होगी? एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी होगी. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए तो ऑब्जेक्ट का मूव होना जरूरी है, ओके. सो यहां पे अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे रखता हूं, दिस इज द हाइट h, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे रख रहा हूं, तो इस हाइट पे रखने के बाद इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी ये गेन करेगा वो एनर्जी कौन सी होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी. ये समझ में आ गया? फिलहाल इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है,
तो इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओके एंड काइनेटिक एनर्जी। सो यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास फिलहाल गिवन है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, सो इट विल बी योर मैकेनिकल एनर्जी। एग्री ना? अगर मैं इस स्टोन को या फिर इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं और ड्रॉप करने के बाद रेंडमली मैं किसी एक पोजीशन की बात करता हूं, इस पोजीशन पे, ऐसा नहीं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लिया, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और मैंने यहां की इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है इस पोजीशन पे, यानी मैंने रोका नहीं है, बस इसी पोजीशन पे मूव करते हुए मुझे इस लोकेशन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो इस पॉइंट पे क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी? हाँ होगी, बट अब हाइट कम हो चुका है। नाउ दिस इज हाइट h1। अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम हाइट कौन सी यूज करेंगे, h1। सो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय PE1। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो दिस इज डिनोटेड बाय KE1। और ये जो होगी बच्चों, ये वापस से इसी मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगी जो प्रीवियस केस में थी। क्लियर ना? ऑब्जेक्ट सपोज करो ग्राउंड को हिट करने ही वाला है, ओके जस्ट मान लो कि ऑब्जेक्ट पहुंचा और ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला है, मतलब हिट नहीं किया, अगर हिट कर देगा तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो हमें नहीं पढ़ना। अभी हमारे कोर्स में भी सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को हिट नहीं किया लेकिन जस्ट हिट करने वाला है, तो उस केस में हम हाइट को क्या मान सकते हैं, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। हम हाइट को क्या मानेंगे बच्चों, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिचुएशन, दिस विल बी इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। बट काइनेटिक एनर्जी क्या ये भी 0 हो जाएगी? बच्चों ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को हिट नहीं किया है, अगर ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को हिट कर लिया होता तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे आया था और काइनेटिक एनर्जी भी 0 रहती, बट ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को हिट नहीं किया, इसका मतलब कि अभी भी वो मूव कर रहा है, इसका मतलब कि यहां पे सी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। नाउ दिस इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ओके सो यहां पे हमने देखा कि टॉप पोजीशन पे भी मैकेनिकल एनर्जी, बिटवीन पोजीशन पे भी मैकेनिकल एनर्जी वही आ रही है और ग्राउंड पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी वही आ रही है। चलो इसको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से भी समझ लेते हैं। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट को मैंने किसी हाइट पे रखा और हाइट पे रखने के बाद इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो 40 जूल आ रही है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो होगी मैकेनिकल एनर्जी वो 40 जूल रहेगी। किसी बीच के पोजीशन की बात करते हैं, सपोज करो हाइट मैंने रिड्यूस कर दिया, इस पोजीशन पे इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 30 जूल, तो बच्चों इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 जूल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये तो हमेशा 40 रहना चाहिए, तो 30 + 10 दैट इज इक्वल टू 40 जूल। नाउ लास्ट पोजीशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करने ही वाला है, इसका मतलब कि यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 जूल, अप्रॉक्सीमेट 0 जूल। ओके ग्राउंड को हिट करने के बाद हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी 40 जूल ही मेंटेन करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, 40 जूल, दैट इज इक्वल टू 40 जूल। ओके तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी या फिर और टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी होगी या टोटल एनर्जी होगी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमेशा हाफ mv² प्लस mgh के इक्वल होगी, यानी हाफ mv² और mgh का सम आप फाइंड आउट कर लो, उसके इक्वल क्या हो जाएगी बच्चों आपके पास टोटल एनर्जी, एंड दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये टॉपिक आपको पूरा पेज नंबर 154 पे मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट कम टू द पेज नंबर 155, इस एक्टिविटी को आप एक बार ट्राई करना। ओके एक्टिविटी 11.15। नाउ द नेक्स्ट वन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज नेक्स्ट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके समझते हैं इसको। ओके अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क तो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि वर्क होता क्या है। ओके सो वी नो ऑलरेडी अबाउट द वर्क और डूइंग वर्क।
नाउ कम टू द रेट. रेट मीन्स किसी भी चीज के होने का जो, जैसे इतने टाइम पीरियड में ये इतना हो रहा है, ओके, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये इतना फ्लो होके निकल गया, इतने टाइम पीरियड में इतनी जूल एनर्जी यूज में आ गई, इतने टाइम पीरियड में हमने इतना वर्क किया. दैट क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय द रेट. ओके, यानी हम रेट जब कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क का, तो हम बेसिकली एनर्जी के कंज्यूम होने की, ओके, एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रहा है हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि एनर्जी कंज्यूम हर सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या फिर हर सेकंड में कितना वर्क हम कर रहे हैं. दैट क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय द रेट. ओके, तो रेट आपको समझ में आ गया कि रेट का मतलब क्या है. ओके, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज बेसिकली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द पावर. ओके, तो जब आप वर्क को या फिर इस वर्क के रेट को फाइंड आउट करोगे तो इसका मतलब कि आप पावर फाइंड आउट कर रहे हो. तो पावर इज बेसिकली व्हाट, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज गिवन on page number 155. Okay, so the power is defined, or you can say what is the work, what is the rate of doing work, or what is the power. This answer is given on the right hand side of page number 155. टॉप से 9th या 10th लाइन है, देख लेना बच्चों. The definition is power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy. ओके, वर्क के होने का रेट या फिर एनर्जी के ट्रांसफर होने की रेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पावर. ओके, नाउ इफ एन एजेंट डज अ वर्क इन टी टाइम देन पावर इज गिवन बाय पी. ओके, अगर कोई भी एजेंट है, सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर डब्ल्यू वर्क हो रहा है कितने टाइम में बच्चों, टी टाइम में, तो यहां पे जो इसकी रेट होगी, रेट क्या हो जाएगी बच्चों, work done upon time, so it will be W upon T. If we talk about the unit of the rate of doing work or power, you will say the unit is, or the SI unit. Okay, the SI unit is what, WA/T. Okay, ये तो इसकी SI यूनिट होगी. अगर हम बोलते हैं कि कोई और यूनिट है क्या पावर को कैलकुलेट करने के लिए, तो अदर यूनिट विल बी जूल पर सेकेंड. दिस इज अनदर यूनिट टू कैलकुलेट द वर्क डन. इस तरीके से हम और भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट यूनिट ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको उसका फॉर्मूला अच्छी तरीके से मालूम है. तो हमने ये चीज तो समझ ली कि अगर कोई पर्सन है, अगर एक पर्सन 500 जूल वर्क कर रहा है और दूसरा पर्सन भी 500 जूल वर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि दोनों सेम है. ओके, दोनों अलग अलग हो सकते हैं. हो सकता है कि एक पर्सन ने जिसने 500 जूल वर्क किया, एक पर्सन जिसने 500 जूल वर्क किया, इसने टाइम लिया 10 सेकंड का, इसने टाइम लिया 100 सेकंड का, तो आप बताओ ज्यादा पावरफुल कौन है. ओके, पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे बच्चों, 500 अपॉन 10 दैट इज 50 वॉट. ये फर्स्ट पर्सन की पावर आ जाएगी. दूसरे पर्सन की पावर, ओके, 500 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, दिस इज ओनली 5 वॉट. ओके, तो पहला पर्सन उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या पावर यूज कर रहा है, 50 वोल्ट, यानी ये ज्यादा पावरफुल है. दूसरा पर्सन सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या पावर यूज कर रहा है बच्चों, 5 वोल्ट, यानी वर्क तो ये सेम ही कर रहा है बट लेस पावर से. और अगर लेस पावर से ये वर्क कर रहा है तो इसका मतलब कि ये टाइम कंज्यूम करेगा. तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज समझ में आ गई, अगर आपके पास कोई वर्क करने का टास्क दिया जाए एंड इफ यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर वर्क विद हाई पावर, देन द टाइम जो आपको कंज्यूम होगा इस वर्क को करने में वो बहुत लेस हो जाएगा. एंड वाइस वर्सा. Okay, it means if you are doing a particular work with very low power, वर्क तो कंप्लीट हो रहा है बट बहुत लो पावर में, तो उस केस में उस वर्क को कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत हाई हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर रेट ऑफ डूइंग वर्क. अच्छा, वर्क को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज किलोवाट. ओके, एंड किलोवाट मींस 1000 वोट. ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं दिस इज 1000 जूल पर सेकेंड. क्लियर?
अच्छा ये चीज आपको गिवन है पेज नंबर 155 पे, तो किलो वोट या फिर इसको ले सकते हो 1 किलो वोट, ओके, दैट इज इक्वल टू 1000 वोट। ओके, सो 1 किलो वोट इक्वल्स टू 1000 वोट और 1000 वोट इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड। So this is about the rate of doing work. Now come to the example 11.8 which is given on page number 156. Example 11.8. Okay, in this example we have given a boy of mass 50 kg. Given क्या है बच्चों? एक boy है जिसका मास कितना है 50 kg. Okay, runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. Okay, कितनी steps है टोटल 45 steps. टाइम कितना लग रहा है बच्चों? This is your 9 second. Okay, if the height of each step is 15 centimeter, अगर एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है तो 45 स्टेप्स की हाइट हो जाएगी बच्चों 6.75 मीटर। मैंने इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के बाद उसको 100 से डिवाइड भी कर दिया तो इट विल बी 6.75 मीटर। टाइम इज 9 सेकेंड। फाइंड आउट द पावर, हमें पावर कैलकुलेट करनी है। ओके, और क्वेश्चन में बोला गया है कि यू हैव टू टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको जी की वैल्यू कितनी लेनी बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो the formula to calculate the power is P equals to work done upon time. And what is the work done? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो यहां पे ऑब्जेक्ट ने कोई हाइट अचीव की, और हाइट अचीव की इसका मतलब कि उतनी एनर्जी उसने यूटिलाइज की पर्टिकुलर हाइट तक जाने के लिए। तो वर्क कितना किया जितनी एनर्जी उसने यूटिलाइज की। तो उसको वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों mgh, क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, divided by time. So what is the value of m? m is 50 kg. What is the value of g? This is your 10. height कितना है 6.75 और टाइम कितना है बच्चों 9 सेकेंड। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 375 वॉट। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Now the next one, the commercial unit of energy. Okay, this topic is given on page number 156. Commercial unit of energy. एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है ये हमें निकालना है। सो स्टूडेंट, होता क्या है कि जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल, then you have to take the SI unit of time as second and the SI unit of the power is what? Okay, WA/T ये लेना होता है। बट जब हम इस एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं या फिर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आता है। ओके, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में। तो इसको ईजी बनाने के लिए हमने क्या किया, यूनिट को थोड़ा सा कन्वर्ट किया। ओके, जो यूनिट स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी हमने उसकी जगह वो यूनिट यूज की जो लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मींस हमने टाइम की जगह सेकंड लेने के बजाय आवर्स लेना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी एनर्जी की वो थोड़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगी। ओके, यानी हम अब क्या कर रहे हैं बच्चों, टाइम की जगह एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो टाइम की जगह हम आवर्स लेंगे बच्चों। टाइम की जो यूनिट लेंगे वो क्या लेंगे, आवर्स। ओके, अब हम बात करते हैं पावर की। ओके, पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट। बट हम यहां पे क्या लेंगे बच्चों, किलोवाट, ताकि आपके पास जो मैथमेटिकल वैल्यू आए एनर्जी की वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है और वो थोड़ी इजी लगे आपको। ओके, सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ओके, this is the formula to calculate the energy, but by using this formula we can calculate the SI unit or we can calculate the unit of energy. तो पावर की यूनिट तो होती है वॉट, टाइम की यूनिट तो होती है सेकंड। तो दिस इज द यूनिट ऑफ कैलकुलेटिंग द एनर्जी। बट हमें क्या करना है बच्चों, कमर्शियली इसको कैलकुलेट करना है, यानी हमें वॉट की वैल्यू किलो वॉट में लेनी है और टाइम की वैल्यू सेकंड में लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको वॉट की जगह
किलोवोट लेंगे और टाइम की जगह जो सेकंड है उसकी जगह आर लेंगे। तो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कैलकुलेट करने की ये कमर्शियल यूनिट है, और क्या है बच्चों वो किलोवोट आवर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ किलोवोट आवर, ओके, और यू कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ किलोवोट आवर इन टर्म्स ऑफ वॉट सेकंड और इन टर्म्स ऑफ जूल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1 किलोवोट आवर दैट इज इक्वल टू 1 किलोवोट में कितने वॉट होते हैं, दैट इज 1000 वॉट। वॉट हम बिल्कुल लास्ट में लिख रहे हैं, ओके। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, इट इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ओके। तो इसको थोड़ा पास में देते हैं वॉट, और इसको सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। सो इट विल बी इक्वल टू 60 इंटू 60 दैट इज 3600, ओके, 1 2 3 4 1 2 3, ओके, और ये 20, ओके। तो यू कैन से वॉट सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड और जूल, ओके। बात समझ में आई। इट मीन्स यू कैन से दैट 1 किलो वॉट आवर और 1 kWh that is equals to 3.6 into 10 to the power 6 जूल, ओके। और ये वैल्यू आपको बच्चों पेज नंबर, ये पूरा डेरिवेशन पार्ट जो था ये आपको पेज नंबर 156 पे मिल जाएगा। दैट इज 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल, ओके। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आपको कमर्शियल एनर्जी कैलकुलेट या फिर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, लैम्प कितनी यूज कर रहा है, फैन कितनी यूज कर रहा है, सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस यूनिट दैट इज अ किलोवाट आवर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द चैप्टर दैट इज वर्क एंड एनर्जी, ओके। कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें जितनी हो सके, ओके। और जितने न्यूमेरिकल्स आप करेंगे उतने न्यूमेरिकल आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे इसमें। सो स्टूडेंट, डू प्रैक्टिस, कीप हेल्दी, थैंक यू।